आप लोगों को क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। देख लीजिए, आपका ये क्वेश्चन है जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। आपको सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक है, उस बेस पे क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। कल मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले लेक्चर में मेथड डिस्कस किया हूँ। अब उस मेथड से आपको क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना। सो दैट द इक्वेशंस 3x + 3y + 2z = 1, x + 2y = 4 एंड 10y + 3z = -2, 2x - 3y - z = 5 आर कंसिस्टेंट। हमें शो करना है कि द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड हेंस ऑब्टेन द सॉल्यूशन फॉर x, y, z। तो कंसिस्टेंट प्रूव करने के लिए इसका रैंक निकालना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का हमें निकालना होगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी निकालेंगे। सी मीन्स लेट सी इक्वल टू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी को हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। सी मीन्स ए बी निकालेंगे। सी इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सी मीन्स अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट नोट करेंगे। एक्स का कोफिशिएंट 3 वाई, उसके बाद में राइट हैंड साइड में आपको रिप्रेजेंट करेंगे 1 1 2। जेड का कोफिशिएंट नहीं है, 0 4 और 0 10 3 -2 एंड 2 -3 -1 5। दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी। इसको सी कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सी मीन्स ए बी मीन्स होता है आपका, देख लीजिए, द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये डिनोट करते हैं एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट। पहले इक्वेशन, दूसरे इक्वेशन का एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, जेड है नहीं तो 0 मान लिया। फिर थर्ड इक्वेशन का 0x + 10y + 3z और फिर ये हो गया 2 है आपका -3 -1। और लास्ट में जो डॉटेड के बाद जो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है वैल्यू इक्वल के बाद उसको एक कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं 1 4 -2 और 5। इसको एक कॉलम में, अगर इसको हटा दें तो ये मैट्रिक्स ये है। टोटल ये मैट्रिक्स देखिए सी = a, बी रिप्रेजेंट D1 D2 D3 D4 है, तो ये आपको बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। ये मैट्रिक्स ये है। अब इस मैट्रिक्स को यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद रैंक देखेंगे, रैंक ए की वैल्यू निकालेंगे और रैंक सी की वैल्यू निकालेंगे। यदि रैंक ए इक्वल टू रैंक सी के बराबर हो देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 1 है। तो पहला एलिमेंट हम अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। अगर पहला एलिमेंट 1 हो जाए थोड़ा आसान हो जाता है सॉल्व करना। सो देख लीजिए, इसमें हम क्या करेंगे, R1 और R2 को इंटरचेंज कर लीजिए, इंटरचेंजिंग R1 और R2। सो R1 R2 को इंटरचेंज करेंगे तो हो जाएगा 1 2 0 4 आई हो गया आपका 3 2 1 0 10 3 -2 2 -3 -1 5। इसको पिवोटल एलिमेंट मानकर, पहला एलिमेंट पिवोटल डायगोनल एलिमेंट इज कॉल्ड पिवोटल एलिमेंट, तो इसको पिवोटल एलिमेंट मानकर इसको 0 में कन्वर्ट करना है, इसको भी 0 में। केवल जो है एलिमेंट्री अपर ट्रायंगुलर में चेंज करने के लिए केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, कॉलम नहीं करेंगे। सो यहाँ से R2 चेंजिंग टू R2 - 3R1 एंड ये ऑलरेडी 0 है, एंड R4 चेंजिंग टू R4 - 2R1 ये यूज करेंगे। तो ये हो गया आपका इक्वलेंट टू 1 2 0 4। ये हो गया, देखिए 3 का ईच, इसके फर्स्ट रो में R1 में ईच एलिमेंट में 3 का मल्टीप्लाई करके सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो 3 हो जाएगा यहाँ 3 - 3 0। ये हो गया आपका 6 3 - 6 तो -3, यहाँ होगा 2 और ये हो गया 3 का मल्टीप्लाई 12 1 - 12 मीन्स -11। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, 0 10 3 -2 और इसमें देखिए 2 का मल्टीप्लाई करके घटाएंगे 0, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 -3 -4 -7 और इसके बाद यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 है, हो गया आपका -1। फिर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 8, 5 - 8 मीन्स -3।
ये हो गया। अब अगला डायगोनल एलिमेंट हमारा ये है -3 है। अब देख लीजिए यहाँ -3 है, या इसको कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 में कन्वर्ट करें, लेकिन इसके बिलो एलिमेंट को कन्वर्ट करना है 0 में। मीन्स हमारा देख लीजिए इस क्वेश्चन में हमारा जो डायगोनल एलिमेंट यही है आपका। इस डायगोनल एलिमेंट के बिलो एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके। और जो डायगोनल एलिमेंट है ये आपका पिवोटल एलिमेंट है। पहला पिवोटल ये है, दूसरा पिवोटल ये होगा, तीसरा पिवोटल ये, चौथा ये है। तो इसकी हेल्प से इसके बिलो एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट करना है। तो अब इसको 0 में कन्वर्ट करना है। यहाँ -3 है, कोई ज़रूरी नहीं इसको 1 में कन्वर्ट करना। अगर डायगोनल एलिमेंट 1 में कन्वर्ट कर दे ईच डायगोनल को, तो एकेलान फॉर्म में हो जाएगा, तब भी सही है। एकेलान फॉर्म में भी चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं, रैंक सेम आता है अपर टेंगुलर फार्म में, और लेकिन डायगोनल एलिमेंट 1 या आपको अपर टेंगुलर में। तो देखिए इसको 0 करना है, इसको 0 करने के लिए ऑपरेशन लगाएंगे R3 चेंजिंग टू R3 + 10/3 R2। इसी तरीके इसको लगाना R4 चेंजिंग टू R4 - 7/3 R2। ये ऑपरेशन लगा के अब देख लीजिए ये जो ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ साइड में सॉल्व कर सकते हैं। क्या आता है, ये हो गया इक्वलेंट टू जो मैट्रिक्स फाइंड हो रहा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद ये 1 2 0 4, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, 0 -3 2 -11। अब यहाँ 0 यहाँ तो 0 आ जाएगा। R3 + 10/3 R2 करेंगे तो ये आपका 0 हो गया, 0 हो गया यहाँ पे। यहाँ चाहिए, यहाँ देख लीजिए इसको सॉल्व करेंगे। इसको देखते हुए करते हैं R3 चेंजिंग टू R3 + 10/3 R2 है। तो इसको एलिमेंट सॉल्व करना। यहाँ देखिए R3 की वैल्यू 3 है, + 10/3 और गुणे R2 मीन्स यहाँ 2 है। सॉल्व कर लीजिए क्या आता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 3 का 9, ये हो गया +20/3 29/3। यहाँ आ गया आपका 29/3 फाइंड हो गया। इसी तरीके इसको सॉल्व करेंगे, -2 इसके जगह + 10/3 गुणे R2 मीन्स ये हो गया आपका 11 -11 दिया हुआ है यहाँ, 11 हो गया, -6 और 10 गुणे -11 तो -110/3 तो हो गया -116/3 ये सॉल्व हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ 0 है, और इसको भी ऑपरेशन R4 - 7/3 R2 लगाएंगे तो यहाँ भी 0 हो गया। नेक्स्ट सॉल्व करना है, इसको ऑपरेशन लगा के R4 है चेंजिंग टू R4, इसको रफ में ऐसे आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। R4 क्या है, -1 -7/3 गुणे R2 मीन्स 2 है। यहाँ सॉल्व करेंगे, -3 -14/3 तो -17/3 हो गया। यहाँ -17/3 आ गया। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, -3 -7/3 गुणे R2 की वैल्यू आपकी यहाँ पे -11, ये हो गया आपका -9 और +77/3 तो मीन्स ये हो गया आपका 68/3। यहाँ आया आपका 68/3, ये चीज़ आया। अब अगला डायगोनल एलिमेंट हमारा ये है, तो देख लीजिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। R3 चेंजिंग टू लिख सकते हैं यहाँ 3/29 R3 थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। और यहाँ R4 चेंजिंग टू ये हो गया आपका 3/17 R4, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। ये आ गया आपका इक्वलेंट टू, यहाँ लिख सकते हैं इक्वलेंट टू, ये रिजल्ट हो गया 1204 0 -3 2 -11, ये हो गया 0 0, यहाँ आ गया आपका 1 3/29 1 और यहाँ -4, 29 में 4 का गुणा करेंगे तो 116 आएगा, 30 चौको 120। और उसके बाद में यहाँ भी 0 0 0 -1 यहाँ आ गया, ये आ गया 4 17 चौको 68, ये आया। अब ये पिवोटल एलिमेंट है, इसको बिलो 0 करना है। तो इसको 0 करने के लिए R4 चेंजिंग टू R4 + R3 लगाएंगे ऑपरेशन। तो इसको ऑपरेशन लगाने के बाद देख लीजिए इक्वलेंट टू, ये हो गया आपका 1204 0 -3
2 माइनस 11 0 0 1, ये हो गया आपका -4, यह है आपका 0, जोड़ने पर 0 हो जाएगा, 0 इसको भी ऐड कर रहे हैं 0 आ गया। अब देख लीजिए भी चीज़ आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। डायगोनल एलिमेंट के बिलो एलिमेंट 0 में कन्वर्ट करना था आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो ये आपका आ गया विच इज अपर रेक्टेंगुलर फॉर्म। अपर रेक्टेंगुलर फॉर्म। सो इसका रैंक निकालने के लिए रैंक ऑफ, देख लीजिए यहाँ से ये आपको डॉटेड लाइन है, डॉटेड के इस साइड वाला मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंट करता है, सी इक्वल टू ए बी है। अगर इसको ढक लें तो इसका देखेंगे रैंक, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, अपने माइंड में ढक लीजिए। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने आ रहे हैं? 3, 1 2 3, ये 0 में आ रहा सारे एलिमेंट, इसको रैंक में नहीं काउंट करेंगे, लेकिन इसको रैंक में काउंट करेंगे, इसको तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये फार्मूला होता है अपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इस फार्मूले में आप यहाँ देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रो रैंक ए के लिए यहाँ तक काउंट किया तो 3 आ गया, 3 हो गया रैंक ए की वैल्यू। अब इसी तरीके अगर रैंक सी की वैल्यू निकालते हैं, रैंक सी बराबर यहाँ भी अगर पूरा ले लें, ये पूरा मैट्रिक्स को रैंक सी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पूरे मैट्रिक्स में देखिए नंबर ऑफ इसके सारे एलिमेंट 0 हैं, इसको रैंक में नहीं काउंट, इसको भी अब इस कॉलम को भी काउंट कर लिए रैंक सी के लिए, तो यहाँ भी 0 है, चूँकि ये इसको रैंक में नहीं काउंट करेंगे, 1 रैंक 2 रैंक 3 रैंक, तो यहाँ भी 3 आ गया। अननोन कितने हैं इसमें? एक्स वाई जेड इज कॉल्ड अननोन, 3 अननोन है, एक्स वाई जेड 3 अननोन है। तो एन की वैल्यू, एन मीन्स होता है अननोन, नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन, ये हो गया। इसका मतलब क्या आ गया? रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी इक्वल टू 3 नंबर ऑफ अननोन, तीनों बराबर है नंबर ऑफ अननोन। इसका मतलब क्या हो गया कि द सिस्टम, हैंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, हैंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हमें पहला प्रूव करना था कि सो दैट द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि रैंक ए की वैल्यू रैंक सी के बराबर आ रहा है और नंबर ऑफ अननोन भी बराबर है, तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड दे हैव यूनिक सॉल्यूशन। एंड ये रफ वर्क था, एंड दे हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब अननोन के बराबर हो जाए। रैंक जो है, रैंक ऑफ ए की वैल्यू रैंक सी के बराबर हो और नंबर ऑफ अननोन के बराबर हो जाए, ये तीनों बराबर होगा तो सिस्टम है वे यूनिक सॉल्यूशन होगा। और द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड दे हैव यूनिक सॉल्यूशन। अब अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उस केस में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो उस केस के लिए द मैट्रिक्स इक्वेशंस आर, मैट्रिक्स इक्वेशन क्या है जो यहाँ इस फॉर्म में है, मीन्स मैट्रिक्स इक्वेशन मीन्स ये हो गया आपका, ये जो मैट्रिक्स ये है अपर रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट हुआ, उसी को नोट कर लेंगे। 1 2 0 0 -3 2, और ये हो गया आपका 0 0 1। लास्ट रो 0 है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है। और ये हो गया आपका एक्स वाई जेड इक्वल टू, ये हो गया आपका डी डैश आर, इसको लिख सकते हो ए डैश एक्स इक्वल टू बी डैश, ये फार्मूला है। ए डैश मीन्स
जो आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट किए हैं। वी डैश मीन्स जो आपको ये लास्ट वाला आपका कॉलम है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया 4 माइनस 11 और माइनस 4। यहाँ से अब सॉल्व कर लेंगे फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम। तो ये हो जाएगा 1x प्लस 2y प्लस 0z इक्वल टू ये हो गया आपका 4। इक्वेशन बना लेंगे फर्स्ट। इसी तरीके सेकेंड रो माइनस 3y और प्लस 2z इक्वल टू माइनस 11, इक्वेशन सेकेंड। और लास्ट वाले से निकल जाएगा आपका 0z 1z। ये हो गया 0x प्लस 0y प्लस 1z। ये हो गया आपका 1z इक्वल टू माइनस 4। तो यहाँ से लास्ट इक्वेशन से 4z की वैल्यू निकल गया, मेरी z की वैल्यू आ गया माइनस 4। लास्ट इक्वेशन से इस z की वैल्यू पुट करेंगे सेकंड में। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से यहाँ से z की वैल्यू पुट करेंगे, y निकल जाएगा 3y प्लस 2 गुणे माइनस 4 इक्वल टू माइनस 11। दैट इज माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू माइनस 11। सो माइनस 3y इक्वल टू माइनस 11 प्लस 8 दैट इज माइनस 3। तो y इक्वल टू माइनस 3 डिवाइड बाई माइनस 3 दैट इज 1। सो y की वैल्यू फाइंड हो गई 1। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में y और की वैल्यू z की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 1x प्लस 2y 2 गुणे y की वैल्यू हो गई 1 प्लस 0 इक्वल टू 4। सो x प्लस 2 इक्वल टू 4 और यहाँ से x की वैल्यू 4 माइनस 2 दैट इज x इक्वल टू 2 फाइंड हो गया। तो आंसर जो आपका आ गया x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू माइनस 4। यही आंसर हो गया। तो अगर कहीं भी किसी इक्वेशन को अगर इस प्रकार सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करना है, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सो दैट द इक्वेशंस 3x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 1 एंड x प्लस 2y प्लस 4y प्लस इक्वल टू 4 10y प्लस 3z इक्वल टू माइनस 2 और दिस इक्वेशन आर कंसिस्टेंट प्रूव करने के मतलब कि जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आप निकालते हो उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। जो टीचर चेक करेगा केवल आपका ऑपरेशन चेक करेगा। यदि ऑपरेशन आपने सही लगा रखा है तो रिजल्ट भी आपका सही होगा। प्लस माइनस जोड़ घटाना में अगर सही करते हैं सबसेक्शन तो आपका सही आएगा। तो इस मैट्रिक्स को आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना था यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। देख लीजिए यहाँ कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से रैंक ए की वैल्यू निकालते हैं। ये लास्ट वाला जो है कॉलम छोड़ देते हैं तो मैट्रिक्स ए की रैंक फाइंड हो जाती है। मैट्रिक्स ए की रैंक फाइंड करने के लिए मेथड फार्मूला है कि रैंक निकालने के लिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में काउंट करते हैं। तो ये चूंकि लास्ट वाला रो जीरो है सारे एलिमेंट, इसको इसलिए रैंक में काउंट नहीं करेंगे और इसको रैंक में काउंट करेंगे क्योंकि ये यहाँ 1 है, 0 नहीं। अगर ये 0 होता है यहाँ इसको भी रैंक में नहीं काउंट करते, लेकिन यहाँ 1 आ गया है इसलिए इसको रैंक में काउंट करेंगे, इसको भी रैंक में। तो 1 रैंक 2 रैंक 3 रैंक, तो रैंक ए की वैल्यू आ गई 3। अब हमें सी का भी रैंक निकालना, सी मीन्स पूरे मैट्रिक्स का रैंक निकालना है। पूरे मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए चौथा वाला कॉलम भी काउंट करेंगे। तो देख लीजिए इसके भी सारे 4 एलिमेंट 0 हैं, इसको रैंक में नहीं काउंट करेंगे, लेकिन इसके सारे एलिमेंट यहाँ 1 है, यहाँ माइनस 4 है, तो इसके सारे एलिमेंट 0 नहीं है इसलिए इसको रैंक में काउंट करेंगे। इसको भी रैंक में काउंट करेंगे, इसको भी, मतलब इसका भी रैंक सी की वैल्यू भी 3 आ गई। और नंबर ऑफ अननोन भी 3 है क्योंकि वेरिएबल जो है XYZ 3 है, तो 3 अननोन हो गया। तो n की वैल्यू भी आपकी जो आ गई है वो 3 है। ये 3 अननोन, तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी इक्वल टू 3 नंबर ऑफ अननोन के बराबर है। सो हैंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड दे हैव यूनिक सोल्यूशन। मतलब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है, ये प्रूफ हो गया। सो दैट द मैट्रिक्स आर कंसिस्टेंट, तो दे हैव कंसिस्टेंट एंड दे हैव यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन के केस में हमने एक सोल्यूशन निकाला, तो यहाँ से आ गई z की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 1 और x इक्वल टू 2। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। आता है 10 नंबर में, अब तो पैटर्न चेंज हो गया, अदरवाइज 7 नंबर में आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में एक ज़रूर आएंगे, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन भी कराएंगे। देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन कराने जाना है जो आपको पेपर में वो भी आ चुका है। इक्वल टू 13
ये क्वेश्चन है, आपको करा रहा हूँ, देख लीजिए। इसको टेस्ट करना, टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंसी चेक करना है कि मतलब वो कंसिस्टेंस है कि नहीं है। उसके बाद हैंस फाइंड द सॉल्यूशन इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता हो उस केस में सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे सी। सी मीन द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी निकालिए। सी मीन्स ए इंटू बी, सॉल्व करिए। सी निकालते हैं। आपको सबसे पहले x1 x2 x3 का कोफिशिएंट 7 2 3 और उसके बाद में इस x1 x2 का कोफिशिएंट नोट कर लीजिए 2 11 आपका हो गया 5, यहाँ भी 1 3 4 ये हो गया। और लास्ट में जो इक्वल के इस साइड में दिया हुआ है उसको एक कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया 16 25, ये हो गया 13। ये जो है मैट्रिक्स पूरा टोटल मिलाकर इसको सी कहते हैं। सी मीन्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाता है। और अगर आपका क्वेश्चन यहाँ तक नोट कर दिए तो कम से कम एक नंबर इसको नोट करने में मिनिमम 1 मार्क्स मिलना। अगर आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नोट कर लिया तो 1 नंबर आपको मिलेंगे। अब इस मैट्रिक्स को यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इसको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है। चूँकि हमें देखना चेक करना कंसिस्टेंट है कि नहीं है। कंसिस्टेंट तभी होगा जब रैंक ए की वैल्यू रैंक सी के बराबर हो। तो देख लीजिए, रैंक यहाँ से ये लास्ट वाला कॉलम हटाकर चेक करेंगे तो रैंक ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और इसको भी कंबाइन कर लेंगे तो रैंक सी की वैल्यू निकल जाएगी। इसको अपर ट्रायंगुलर में मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके करना। चूँकि देखिए यहाँ 1 है तो पहले थोड़ा इजी करने के लिए इंटरचेंज कर लीजिए। R1 चेंजिंग टू R3 इंटरचेंज। सो कैन बी रिटन एज, ये हो गया 1 3 4 13 और ये हो गया आपका 2 11 5 25, ये हो गया आपका 7 2 3 16। ये पिवोटल एलिमेंट है। इसके डायगोनल एलिमेंट देख लीजिए। इस केस में इसका डायगोनल एलिमेंट यही होगा। ये आपका डायगोनल एलिमेंट है। अब इसके वैल्यू एलिमेंट के जीरो में कन्वर्ट करना है। इसको 3 एलिमेंट को जीरो में कन्वर्ट करना है हमें। तो सबसे पहले इसको करना है। तो ये हो गया R2 चेंजिंग टू R2 माइनस 2R1। यदि R1 के ईच एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई कर दें और सेकेंड रो में से घटाएं, इस रो में 2 का मल्टीप्लाई करके R2 में से घटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। और इसी तरीके से R3 चेंजिंग टू R3 माइनस 7 R1। R1 में के ईच एलिमेंट में 7 का मल्टीप्लाई करके R3 में से घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो कैन बी रिटन एज इक्वलेंट टू 1 3 4 13, ये हो गया। या 0 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 6, 11 में से 6 जाएगा तो हो गया 5 और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 8, 5 माइनस 8 मीन्स -3। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो गया 26, घटाएंगे 25 में से -1। 7 का मल्टीप्लाई करके घटाएंगे 0, 7 को से 21 हो गया और 2 में से 21 को घटाएंगे तो -19। इसी तरीके यहाँ 7 का मल्टीप्लाई 7 चौका 28 हो गया। 3 माइनस 28 मीन्स -25। यहाँ भी 3 7 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 7 91, 13 55 13 6 78, 13 7 91 होगा या 91 हो गया। 16 में से 91 को घटाएंगे तो -65। तो ये अगर यहाँ 26 घटाएंगे इसमें से 95 है हो गया। यहाँ हो गया ना 91 91 हो गया। तो 16 माइनस 91 करेंगे अगर तो ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा 75। देख लीजिए, क्योंकि हो गया 13 55 13 6 78 13 7 91 हो गया। 91 हो गया। यहाँ 16 है, 16 में से 91 घटाएंगे तो -75 ही आ गया। अब देख लीजिए, अगला हमारा टारगेट है कि इसको 0 केवल करना है। क्योंकि देख लीजिए ये ऑलरेडी दोनों 0 हो गया। इस एलिमेंट को करना है, ये मीन इसको 0 करना है। तो ये हमारा पिवोटल एलिमेंट है। इसको 0 करने के लिए देख लीजिए R3 चेंजिंग टू R3 प्लस या माइनस, अगर साइन डिफरेंस हो तो प्लस का साइन लगता है। और जो नंबर यहाँ है उससे डिवाइड बाय दिस नंबर 5 इंटू R2 कर देंगे। ऑपरेशन लगा लेंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया आपका 1 3 4 13, ये हो गया 0 5 -3 -1। अब यहाँ देख लीजिए 0 हो गया। ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। R3 में क्या है -25 प्लस 90/5 गुणिया R2 मीन्स -3। ये हो गया 25 25 125
19 या 57 बटे हो गया 5, तो ये सॉल्व करेंगे 175 माइनस 175 बटे ये हो गया 5, इसको काट सकते हैं 175 नहीं 150, ये हो गया 7 5 12, ये कितना आएगा इसको ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 7 5 12 2 5 2 7 1 1, इसको ये आप सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए 7 5 12 कि 2 हो गया हासिल 1 5 2 7 1 8, ये हो गया 1 182 माइनस 182 बटे 5 आया। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ देख लीजिए -75 प्लस 19 बटे 5 गुणे R2 मीन्स -1 है यहाँ। अब इसको सॉल्व करेंगे, देख लीजिए ये हो गया 75 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -25 और ये हो गया 5 और 7 5 375 और -19 बटे 5, इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 9 5 14, ये आ गया 4 और ये हो गया 7 1 9 5 14 7 1 8 1 9, ये आ गया 394/5, ये आ गया -394/5, ये फाइंड हुआ। अभी अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। देख लीजिए विच इज अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, विच इज अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ से देख लीजिए रैंक ए निकालना हो तो रैंक ए निकालने के लिए यहाँ से इस मैट्रिक्स को देखते हैं रैंक ए। तो ये चूँकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 3 है, इसको भी रैंक में काउंट करेंगे, इसको भी, तो यह रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, ये आपका फार्मूला होता है रैंक निकालने के लिए। ये हो गया आपका। अब यहाँ से आ गया आपको रैंक की वैल्यू, देख लीजिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज 3, इसको रैंक में काउंट करेंगे। ये एक कॉलम को हटा के चेक करते हैं, ये मैट्रिक्स ए का रैंक कहलाता है, तो ये हो गया आपका 3 आ गया। अगर रैंक आप सी निकालेंगे तो ये भी काउंट कर लीजिए, तब भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज 3। और अननोन कितने हैं देख लीजिए, 3 अननोन, x1 x2 x3 आर कॉल्ड अननोन, तो यहाँ हो गया n इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन इक्वल टू भी 3 है। तो इसका मतलब हो गया कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी इक्वल टू 3, नंबर ऑफ अननोन तीनों बराबर है। हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, hence the system of equation is consistent जो करना था, the system of equation is consistent and they have unique solution। तो ये कंसिस्टेंट भी है और ये यूनिक सोल्यूशन होगा। क्यों यूनिक है? क्योंकि नंबर ऑफ अननोन के बराबर आ गया। रैंक ए की वैल्यू 3 है, रैंक सी की वैल्यू भी 3 है और नंबर ऑफ अननोन भी 3 है। ये x1 x2 x3 आर 3 अननोन। उसके बाद हम मैट्रिक्स इक्वेशन नोट करेंगे। तो देख लीजिए द मैट्रिक्स इक्वेशन, क्योंकि हमें सोल्यूशन भी निकालना है, तो सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स इक्वेशन नोट करते हैं। तो जो अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट किए हैं उसी को ये होता है आपका ए डैश इंटू एक्स इक्वल टू बी डैश। ए डैश मीन्स जो आपको अपर ट्रेंगुलर में कन्वर्ट हुआ है, ये मैट्रिक्स आपका ए डैश कहलाता है। लास्ट वाला कॉलम छोड़ के ए डैश है, और बी डैश मीन्स ये लास्ट वाला कॉलम बी डैश को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से ये हो गया आपका ए डैश मीन्स 1 3 4, आई हो गया 0 5 -3 0 0 -182/5, ये हो गया। एक्स मीन्स होता है x1 x2 x3 इक्वल टू, और लास्ट में कॉलम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 13 -1, ये हो गया आपका -394/5।
ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम मीन्स 1x प्लस 3y 1x1 प्लस 3x2 ये हो गया प्लस 4x3 इक्वल टू ये हो गया 13। इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे और सेकेंड रो से ये हो गया 5x2 और हो गया माइनस 3x3 इक्वल टू -1। इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम इक्वल टू 13, सेकेंड रो इन फर्स्ट कॉलम इक्वल टू -1, थर्ड रो इन फर्स्ट कॉलम इक्वल टू जो है -394/5। तो लास्ट वाला आपका -182/5x3 इक्वल टू -394/5। तो माइनस माइनस कैंसिल, सो x3 इक्वल टू -394/5 गुणे 5/182 माइनस ये चीज़ है। अब यहाँ से कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, ऐसे काटे देंगे अगर काट सकते हैं। x3 इक्वल टू फाइंड हो गया आपका 394/182। 2 से काटना, काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। 2 2 2 2 18 और ये हो गया और 2 7 14। 2 से काटेंगे तो ये हो गया आपका 91। तो ये पहला आंसर आ गया 197/91 x3 की वैल्यू। तो x3 मीन्स 197/91 एक वैल्यू आ गई x3 की वैल्यू। अब इस x3 की वैल्यू सेकेंड में पुट कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में क्या है, यहाँ से 5x2 माइनस 3x3 की वैल्यू हो गई 197/91 इक्वल टू -1। सो 5x2 इक्वल टू -1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको जाएगा इस साइड में प्लस, ये हो गया 3 9 27 के साथ हासिल 2, अरे 3 7 21 1 हासिल 2, 3 9 27 27 2 हो गया 29 हासिल 2, 3 1 3 2 1 5/91 ये हो गया। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो हो गया 91 माइनस 91 प्लस 591। सॉल्व करेंगे तो हो गया 500/91। तो दैट इज x2 इक्वल टू ये हो गया 500/91 गुणे 5। तो काट देंगे, ये हो गया 100 ये हो गया 91। तो x2 की वैल्यू आ गई 100/91। एक आंसर ये हो गया आपका। आप पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x2 x3 इन इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x1 की वैल्यू निकल जाएगा तो 1x1 प्लस 3 गुणे x2 मीन्स 100/91 और प्लस 4 x3 की वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं 197 ये हो गया 91 इक्वल टू 13। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए आप। अब इसको उस साइड में ले जाएंगे तो x1 इक्वल टू 13 माइनस 300/91 और माइनस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 9 36 36 2 हो गया 38 हासिल 3, 4 1 4 3 7/91। इसका एलसीएम ले लीजिए। x1 इक्वल टू ये एलसीएम हो गया आपका 91। अब 91 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, 91 13 कम 13 हासिल 1, अब 13 9 117 1 हो जाएगा 118 माइनस इसको जोड़ लीजिए 300 माइनस 788 ये हो गया। दैट इज x1 इक्वल टू 1183 माइनस इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 8 और 7 3 10 180/91। दैट इज x1 की वैल्यू हो गई, घटा दीजिए इसमें से, ये हो गया 1183। तो 13 में से 8 जाएगा, 13 में से 8 जाएगा, बच गया आपका 5 ये हुआ, और यहाँ बचा 7 तो ये नहीं जाएगा, 17 में से 8 जाएगा 9 और ये हो गया 0/91 ये हो गया आपका x1 की वैल्यू।
तो आपका आंसर ये आ चुका है, पेपर में देख लीजिए। जो आंसर आया आपका x1 इक्वल टू 95/91 और x2 इक्वल टू हो गया आपका 100/91 और x3 की वैल्यू हो गई जो 197/91। तो यही आपका आंसर हो गया। तो यह समझ में आया होगा सब, जो है 2008 में आ चुका है, 10 नंबर में आ चुका है, लेकिन अब 7 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे तो शायद समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको नोट बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर सकते हैं ये भी इस टाइप के, चूँकि कंसिस्टेंसी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।